आइए बच्चों, तो डिस्कस करते हैं अपने जो संडे को जो पेपर हुआ था आपका, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है, इस तरीके से एक लेंस है आपके पास और उसके साथ में एक और लेंस आपने लगा रखा है चिपका के, जिसका फोकल लेंथ 70 है और पहले का फोकल लेंथ कितना है, 30 है। f1 इतना है एंड f3 आपके पास 70 है। तो और दोनों इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज है, तो अगर हम देखें तो 1/f1 म्यू माइनस 1, ये वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पर क्या होगा, f1 का जो मोड है दैट विल बी इक्वल्स टू मोड ऑफ r1, ये आ जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर, बिकॉज म्यू की जो वैल्यू है आपके पास वो 1.5 है। 1.5 में से 1 माइनस जाएगा तो 1/2 बचेगा, 2 से 2 माइनस हो जाएगा। सिमिलर वे में जो सेकंड वाला थर्ड वाला जो लेंस है उसके लिए भी यही ट्रू होगा। f3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, r3 के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उस केस में क्या हो जाएगा, जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो जाएगी। जब ये चीजें दोनों इक्वल हो जाएगी तो हमने क्या किया, इसको बीच में एक सैंडविच टाइप मटेरियल भर दिया जिसका म्यू आपको दिया हुआ है 1.3। अगर इसकी फोकल लेंथ अगर हम निकालें लेंस वाले फॉर्मूले से तो 1 अपॉन, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, 1 अपॉन f2 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, म्यू की वैल्यू 1.3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन r1। तो 1 अपॉन r1 इधर वाला r1 रहेगा, उस केस में क्या लिखेंगे, माइनस का 1/30 माइनस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन r2 क्या होगा आपके पास, इधर वाली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, दैट इज 70। 1 अपॉन 1/70। जब इसको अगर हम आगे से सोल्व करें और यहाँ क्या बच गया आपके पास, 1.3 माइनस 1 मीन्स 0.3 बच गया आपके पास, मीन्स 3/10 आपके पास यहाँ से बच जाएगा। और यहाँ क्या बच गया आपके पास, 210, अगर आप कॉमन ले लेते हो, एलसीएम ले लेते हो, तो यहाँ क्या बच गया 7 माइनस 7, और ये क्या बच गया -3। इसको अगर और सोल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा, 7 और 3 और 10, तो क्या हो गया 10 मर जाएगा आपके पास, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया आपके पास, माइनस में 1/70, तो ये आ गया 1/f2 आ गया आपके पास। अब आपके पास तीनों लेंसेज की क्या आ गई है, फोकल लेंथ आ गई है। f1 आप ऑलरेडी पता था, f3 पता हो गया, f2 भी आपको पता हो गया। तो लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है 1 अपॉन f, जो कॉम्बिनेशन है उसका जो फोकल लेंथ आएगा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 से डिनोट कर सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन f1 की वैल्यू पुट कर दो 1/30, f2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 अपॉन f2 सीधा दिया हुआ है आपको 1/70 प्लस 1 अपॉन f3 की जो वैल्यू पुट करोगे आप, 1 अपॉन f3 की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, f3 कहाँ गया, ये वाला 1/70, ये प्लस में, हाँ ये भी आपका 70 में ही है, 1/70 प्लस में ही है ये भी, तो प्लस से ये वाला तो कट ही गया आपके पास। तो जो फोकल लेंथ आई है आपकी वो क्या आई है, 1/30 आ गई है सिंपल। 1 अपॉन f की वैल्यू जो आई है 1/30 आई है। अब बोला जा रहा है कि इसके सामने, अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट रख दिया आपने 90 सेंटीमीटर पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज के लिए तो सिंपल सा आप क्या बन गया लगा सकते हैं, सिंपल सा जो है लेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या हो गया फॉर्मूला, v की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी uf अपॉन u प्लस f से निकाल सकते हो, u की वैल्यू क्या है -90, और f की वैल्यू क्या है आपके पास, f कितना है 30 है, डिवाइडेड बाय u -90 प्लस f कितना है यहाँ पर 30। तो देखो यहाँ से क्या आंसर आता है आपके पास 90। क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर में आपकी क्या हो रही है, लाइट पास हो रही है। तो बोल रहा है कि क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा होगा, नहीं ज्यादा नहीं, बोल रहा है आपसे क्या, क्रिटिकल एंगल
इज लीस्ट, बिल्कुल सबसे कम किसका होगा। तो हमें पता है कि जब भी कोई व्हाइट लाइट आपकी डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है, उस केस में सबसे कम जो बैंड होती है लाइट वो आर होती है, और सबसे जो ज्यादा बैंड होती है वो वॉयलेट होती है। तो सबसे पहले जो है बैंड हो रही है, जो सबसे ज्यादा बैंड हो रही है, सबसे पहले जो बैंड हो रही है दैट इज वॉयलेट कलर है, और वॉयलेट कलर का सी जो है आपका सबसे पहले अचीव हो जाएगा, बिकॉज वी जो है सरफेस के बिल्कुल क्लोज सबसे पहले आती है, तो सी भी जो है वॉयलेट कलर का क्या होगा, अचीव सबसे पहले होगा, इसलिए वॉयलेट कलर आपका आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि पावर ऑफ डायोप्टर, पावर इन डायोप्टर और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास इस तरीके से, जिसका जो आर दिया हुआ है आपका वो 10 सेंटीमीटर दिया है, दोनों साइड आपका आर इक्वल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.6 दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास, 1.6 माइनस 1 यानी 1/10 जो है प्लस में रहेगा आपका, और माइनस 1/-10, तो दोनों सम हो जाएंगे आपके पास, ये बचेगा क्या 0.6, यहाँ क्या बन गया 2/10 आ जाएगा आपके पास आंसर में, तो माइनस माइनस प्लस बन चुका है। अगर इस पॉइंट को हटाओगे आप तो 6/10 आएगा आपके पास, 2/10 ये आ गया आपके पास क्या 12/100 आपको आते हुए दिख रहा है। ये किसकी वैल्यू आपके पास 1/f की वैल्यू है, बट आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर की वैल्यू क्या होती है 100/f होती है, वेयर f इज इन सेंटीमीटर में है आपके पास, तो सेंटीमीटर की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। सो 100 और यहाँ क्या लिखेंगे 12/100, बिकॉज 1/f की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो कट जाएगा आपके पास, तो पावर आएगा आपका प्लस में 12D, यानी डायोप्टर में जो है प्लस में 12D आएगा आपके पास। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है स्लैब्स दी हुई है, ऐसे इस तरीके से दो स्लैब दी हुई है भाई, I think 2 slabs are given to you, and here a ray is getting incident on a first slab making an angle I. Here medium is mu1 and second medium is mu2 and third medium given to you is 3. So after first refraction, then after second refraction, it is moving like that, and here angle of refraction is R. So what we need to calculate is the relation between sin I and sin R. So here we can apply the Snell's law at first refraction, mu1 sin I will be equals to, let's say here angle is theta1, mu2 sin theta2, sin theta1. So theta1, if this angle is theta1, then this angle will also be theta1, because both lines are parallel to each other. So here also if we apply the Snell's law again at second refraction, यहाँ पर अगर हम सेकंड रिफ्रैक्शन पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं दोबारा से, देन क्या लिख सकते हैं mu2 sin theta1 यहाँ पे should be equals to mu3 sin R. So from 1 and 2 we can clearly see that mu1 sin I is equals to mu3 sin R, because mu2 sin theta1 and mu2 sin theta1 is same for both of the equations. So mu1 sin I equals to mu3 sin R. So sin I upon sin R will be equals to mu3 upon mu1. This will be your correct answer. Okay. So students, let's solve the question number 5. Question number 5. Here we have a convex lens which has been cut into 4 equal parts. First cutting was done perpendicular to the principal axis,
and second cutting is along the principal axis, along the principal axis, principal axis. If we cut the length along the principal axis, then f does not change, f does not change. So here if we cut the length like this along the principal axis, then our f will not be changed. So both will have f and f. But after cutting vertically perpendicular to the principal axis, then our f will be double of first. So here upper portion will have two separate focal lengths, 2f and 2f, and lower portion or will also be having 2f and 2f focal lengths. Because if we cut the length like this perpendicular to the principal axis, our one side becomes planar. Our one side becomes planar. That's why focal length gets increased and power gets decreased. So now what is question is asking from us? All the four broken pieces have been arranged like this. All the four pieces have been arranged like this, and what we have to calculate is that the equivalent focal length of the combined system. So we already know that all having 2f, 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 2f focal length, and this system has been arranged like this. So what we know that 1 upon f is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3 plus 1 upon f4 by the formula of combination of lenses. So 1 upon f will be equals to 1 upon 2f plus 1 upon 2f plus 1 upon 2f plus 1 upon 2f. So 4 times 2f. Here you can easily say that 4 upon 2f. So f will be equals to f upon 2. So resultant focal length of this combined system will be f by 2. Okay. So students, let's discuss the question number 6. Question number 6. In question number 6, a convexo-concave convergent lens, convexo-concave convergent lens आपको given है. इस इसका जो म्यू दिया है आपको 1.5 दिया हुआ है, एंड लेंथ जो दिया हुआ है इसका लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ एफ जो दिया हुआ है आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर है. साथ में व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दैट वन सरफेस इज द डबल ऑफ देन दैट ऑफ द अदर. विच सरफेस इज डबल? ये दिस सरफेस इज लार्जर, सो दिस सरफेस इज लेट्स से 2r and this surface will be r. So here you can say apply the length formula. 1 upon f will be equals to 1.5 minus 1 upon r1. Here you can write this r1, 1 upon r minus 1 upon 2r. Both are positive if we place the object here. So 1 upon f already we know that is given to us, that is 24. 1.5 minus 1 we can write it 1.2, and what we can write this 2r. If we place 2r is here, 2 here, so 2 1 by 2r 1 by 2r. प्लस में रहने वाला है आपका, ये वाली टर्म जो है आपकी प्लस में रहने वाली है, बिकॉज 2 minus 1 1, and here r will be equals to 2 to 4 4 से यहाँ कितनी बार कट जाएगा, ये आपका 6 टाइम्स कट जाएगा. सो r will be 6, and this radius of curvature is 6 centimeter, and this radius of curvature will be double of that, means 6 into 2 means 12 centimeter. So your answer is r1 is 6 centimeter and r2 is 12 centimeter, because second radius of curvature is double of first radius of curvature. So here you can get the answer. Let's discuss the question number 7. Question number 7. In question number 7,
we have given that there is a lens of air which is inside the medium of glass medium. Surrounding medium here is the glass and air. Mu of air we know that is equals to 1. So if we apply the lens maker's formula to calculate the focal length and nature of the lens, then 1 upon f will be equals to mu of this lens divided by mu of surrounding 1.5 minus 1 upon r1. 1 upon r1 क्या गिवन है हमें, सरफेस इक्वल्स टू द 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर आपका r1 है और r2 भी क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर है. r1 एंड r2 बोथ आर इक्वल. सो 1 upon r1 मीन्स राइट साइड आपकी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है, माइनस 1 upon r2 क्या है आपका इस साइड है तो r2 इस साइड लगेगा आपका, तो माइनस में आने वाला है और वो वापस में किस में बदल जाएगा आपका प्लस में बदल जाएगा. सो यू कैन से दिस माइनस 0.5 minus divided by 1.5 or here 2 by 10, and from this point to point will get cancel out. 5 3 times means what you will get 2 by 30 means minus 1 by 15, 1 upon f. So here f is the your f is minus 15. Minus sign is telling you that lens is diverging, and your answer is minus 15 centimeter. Okay, let's discuss question number 8. Question number 8. In question number 8, point object is placed at a distance of 20 centimeter. A point object is placed at 20 centimeter. This is placed here at distance 20 centimeter, and plano-convex lens, we have plano-convex lens and focal length. Plano-convex lens has focal length 15 centimeter. Plano-convex lens has value of mu 1.5. So let's write the equation for the plano-convex lens. 1 upon f equals to mu minus 1. Here 1 upon infinity minus 1 upon r, that is also negative, because r here is negative left side. So mu 1.5 minus 1 means 1 by 2, and 1 upon f is given to us, that is 15 centimeter. So here minus will be plus, so 1 by r. So we can write this as r equals to 15 by 2 centimeter. The curved surface is silvered, the image will be formed at. So our radius of curvature is 15 by 2. So we can say that the focal length of the mirror, यहाँ पे जो आपका क्या बन रहा है, कॉन्केव मिरर बन रहा है, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, वो तो सिर्फ आधी होती है. So we can write that 15 by 4, but in negative sign, because focal length of the concave mirror is found to be negative in sign. So if we combine both lens and the mirror, then equivalent focal length can be written as FEM upon 1 upon FM minus 2 upon FL. इक्वेशन होती है हमारे पास. तो 1 upon FEM equals to 1 upon FM. 1 upon FM मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या दिया हुआ है आपको, minus 4 upon 15, बिकॉज r ये था आपके पास, फोकल लेंथ हो गया था 15 by 4 हो गया, माइनस 2 upon 1 upon FL. 1 upon FL मीन्स 15 का मतलब 15, सिंपल प्लस में था आपके पास FL
कन्वर्जिंग लेंस ही आपके पास, समझे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 15 से 15 कॉमन आ गया, नीचे एलसीएम आ गया, 15 माइनस 6 ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन FEM। FEM की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दैट इज -15/6 सेंटीमीटर। बट आपसे क्या पूछा गया है कि कर्व्ड सरफेस जो है सिल्वर्ड इमेज कहाँ बनेगी, इफ, हाँ 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। अब आप इसको क्या ट्रीट कर सकते हो, एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हो, जहां पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर and your mirror has focal length -15/6, so V will be equals to UF upon U minus F। मिरर फॉर्मूले से आ जाएगा आपका -20 और फोकल लेंथ क्या दिया आपको 1 - 1/56, 15/6। U की वैल्यू क्या है आपके पास -20 माइनस F की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ऐड हो जाएगी 15/6, सो 15 -15/6, तो नीचे आ गया आपके पास 6। अगर आप एलसीएम लोगे यहाँ से तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे -120 प्लस 15 डिवाइडेड में 6 आपके पास आने वाला है, और ये जो 6 है आपका 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ लिखते हैं इसको 20 मल्टीप्लाइड बाय 15, माइनस माइनस प्लस हो चुका है ऑलरेडी, ये 6 कट गया है। 120 में से अगर 15 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा आपके पास 105, that also will be in minus sign। So if we again cancel out with 5, 5 4, 5 2 1 and 3 7 3 5 means -20/7, -20/7 will be your answer। So option number C is the correct option because image is left side of screen AB। ये जो स्क्रीन आपको दिया हुआ है ऐसा है AB वाला, इसका किस साइड में है आपकी इमेज, लेफ्ट साइड में है। सो ऑप्शन नंबर C is your correct answer। Let's discuss question number 9, students। Question number 9, we have been given to us, what has been given to us, distance of an object from the first focus of an equiconvex lens is 10 centimeter। We have an equiconvex lens and object is placed in such a way that its distance from first focus, its distance from the first focus is 10 centimeter and its real image from second focus is 40 centimeter away। Second focus, we can say this is a second focus and this is a first focus, this one is the second focus, and the distance of the image from second focus is, let's say this is image, that distance is 40 centimeter given to us। So we can directly apply the Newton's formula for the lenses, means distance from first focus of the object multiplied by the distance of image from second focus will be equals to f square, means 10 multiplied by 40 equals to f square। So f will be 400 under root, means 20 centimeter will be your focal length। Let's move on to the next question number 10। A plate glass slab of thickness 6 centimeter, plate glass slab whose thickness is 6 centimeter is placed, and this glass is having mu 1.5, placed in front of the plane mirror। It is placed in front of the plane mirror like this, it is placed in front of the mirror and our mirror is a plane mirror। An observer is standing behind the glass slab। Let's say observer is standing here, observer, and looking at the mirror। The actual distance of the observer from the mirror is 50 centimeter। This length is 50 centimeter, actual length
50 centimeter. The distance of his image from himself as seen by the observer is, उसकी जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस किसको उसको कितनी दिखाई देगी ऑब्जर्वर को, दैट शुड वी शुड कैलकुलेट. So we can pass the rays like this and like this. So image will be produced in that direction, image, but image will not be at same distance at 50 centimeter because this glass slab will shift the object. How much? Delta S, that will be written by delta S. T 1 minus 1 upon mu. T means 6. 1 minus 1 upon mu. Mu means 3.2 and here 6. This can be 3 and upper minus 1 by 3 means 2 centimeter. So our object will be shifted by 2 centimeter for the mirror. So image will be produced at 48 centimeter only at 48 centimeter. But again question is asking you that what will be the distance of the image as seen by the observer. But again image को कौन किसको देखना है, इमेज को वापस से ऑब्जर्वर को देखना है. इन दैट केस हमारी जो इमेज से जो रेज आ रही होगी वो वापस से ऑब्जर्वर को ही देखनी है. तो ये जो मिरर ये जो स्लैब है आपका, इसका अगेन दोबारा से आपको क्या लेना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा. बिकॉज ये इमेज को क्या करेगा, थोड़ा शिफ्ट करेगा. और किधर की साइड शिफ्ट करेगा वो कैसे पता लगेगा आपको. इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव देन तुम्हारी जो रेज की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या करता है, ये शिफ्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को. तो इमेज ही आपका ऑब्जेक्ट है दिस टाइम. सो डेल्टा एस अगेन जो आएगा आपके पास दैट विल बी 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड. So image will be seen at a distance of 46 centimeter from the inside the mirror and 50 centimeter this is 50 and 46. So total distance कितना दिखाई देगा, अपरेंट डिस्टेंस कितनी होगी उसके पास, 50 plus 46 means 96 centimeter. Okay, so your answer is 96 centimeter. Let's move on to the question number 11. Question number 11. Here you have been provided the medium like this. यहाँ पे आपके पास क्या है, दो मीडियम है इस तरीके से भरे हुए हैं. एंड ये मीडियम है, इसका जो म्यू है दैट इज 2 एंड सेकंड मीडियम whose mu is 1.5 and object is placed at this point and nothing has been mentioned here. This distance is 20 centimeter. This distance is 20 centimeter and that is 50 centimeter and R. This radius of curvature is given as 10 centimeter and outer side mu is 1 and this is I. This is I and what are the data are given. Refractive index to 1.5 to 1.5 respectively. Particle O is kept at the mid of the DH. Particle O is kept at the mid of DH. This is DH. So this distance will be 10 centimeter. This distance will be 10 centimeter. So image of O
ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द आई इज एट अ डिस्टेंस। इस आई को ये इमेज कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगी वो हमें देखना है। कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो रेज है अगर आपकी किसी स्फीयर से स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से अगर पास होती है तो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाती है। यहाँ पे 90 डिग्री पे आती है इस तरीके से, तो कैसे निकल जाती है, अनडिफ्लेक्टेड निकल जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर। सेम प्लेस पे ही आपको क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी, बिकॉज रेज में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो है आपका सेंटर ही है इसका, और इधर कोई इमेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्ट बोला है कि इमेज कहाँ दिखेगी, यानी ये ऑब्जेक्ट आपको कहाँ दिखेगा। आर जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना दिया हुआ है आपको, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपका सीधा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, 10 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। आप चाहो तो इसके लिए क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। आप कैसे इसको ऑब्जेक्ट को लेके रेज, मान लो ऐसे इस तरीके से आपकी रेज जा रही है आगे की तरफ, तो सेकंड मीडियम आपका ये हो जाएगा एयर वाला। तो सेकंड मीडियम 1 अपॉन वी माइनस फर्स्ट मीडियम 2 अपॉन यू की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -10 विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। आर इज आपका 10 होगा, माइनस में आएगा आपका 1 अपॉन बी इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आप, -1/10 का क्या बन गया है, +1/10 बन गया है, और इधर क्या आ गया है प्लस, और प्लस प्लस ये क्या बन गया वापस से आपके पास 2/10, किसमें माइनस में। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 10 1 माइनस 2 मीन्स -1/10 मीन्स v की जो वैल्यू आएगी आपके पास दैट विल बी -10। माइनस क्यों लिखा आपको, यही इस साइड को आपने माइनस बोला था, इस साइड को राइट बोला था, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बन गई, वापस से उसी पॉइंट पर बन गई है। v की वैल्यू क्या आ गई आपकी -10 आ गई। उस मीडियम का कोई यूज हमें करना नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेलरेशन ऑफ द ड्यू टू ग्रेविटी g एट द अर्थ। अर्थ पर जो एक्सेलरेशन है आपका दैट इज गिवन टू अस इज 9.8। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ g फॉर अ प्लेनेट हुज साइज इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। जो अदर प्लेनेट है उसका साइज जो है वो तो सेम है, मींस r जो है आपका सेम रहने वाला है, बट द डेंसिटी इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। बट जो डेंसिटी है आपकी अर्थ से क्या है, डबल है। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर m की जगह मास आपका जो है सेम नहीं रहने वाला है, बिकॉज मास को आप कैसे लिख सकते हो, r डैश इंटू वी, बिकॉज v तो आपको सेम ही दिया हुआ है। क्या चेंज रहेगा आपका, r डैश चेंज रहेगा। मास ऑफ द अर्थ को भी क्या लिख सकते हो आप, रो इंटू वी, और रो डैश जो दिया है आपको दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ से आपका जो रो डेस है वो डबल है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 रो वी अपॉन आर स्क्वायर। सो ये आपका क्या था, जी डेस था, तो जी डेस को आप क्या लिख सकते हो 2, और ये क्या चीज बन गई आपकी, अगेन दोबारा से यू कैन राइट इट एज 9.8। सो योर आंसर विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकंड प्लेनेट में आपका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉडी ऑफ मास m is placed on the earth surface is taken to a height of 3r। इसको जो है अर्थ से कहाँ ले गए आप, 3r डिस्टेंस पर ले गए। किसको लेके गए, एक मास को। देन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा भाई, पहली पोजीशन ये है, तीसरी पोजीशन, सेकंड पोजीशन इज दिस। सो हियर वी कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी हियर, u इनिशियल इक्वल्स टू g m अपॉन r
माइनस साथ में नेगेटिव साइन और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लिटिल m एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंड स्टेज हियर माइनस g छोटा m डिवाइडेड बाय r की वैल्यू जो आएगी आपके पास दैट विल बी 4r. So change in potential energy will be equals to uf minus ui means minus gmm upon 4r minus minus and minus will be plus gmm upon capital R. Here gmm upon R will be common, so 1 by minus 1 by 4 plus 1, what we can write this one as 4 by 4 means gmm by R and 4 में से 1 जाएगा आपके पास तो क्या बच जाएगा 3 by 4 बच जाएगा means 3 by 4 gmm upon R. If we multiply this by capital R and divide by capital R, then this will become your little g. Little g means your answer will be 3 by 4 g little m g into r will be your answer. Okay, students, let's discuss the question number 14. Question number 14, earth escape velocity is 11.2 kilometer per second. V escape velocity for a planet whose mass and radius are twice those of earth, the escape velocity will be. एक दूसरा प्लेनेट और है, उस प्लेनेट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, मास एंड रेडियस आर ट्वाइस, जिसका मास एंड रेडियस क्या है ट्वाइस है. तो वीई इज आपके लिए वी क्या है अंडर रूट 2gr होता है. तो वी अदर प्लेनेट में क्या हो जाएगा वीई डैश हो जाएगा 2g डैश एंड आर डैश हो जाएगा. हमें आर डैश और जी डैश की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे जी डैश और आर डैश में क्या निकालेंगे एक रिलेशन निकालेंगे. और आर डैश की वैल्यू तो दे रखी है, आर डैश की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज आर डैश इज ट्वाइस ऑफ द अर्थ मींस वी कैन राइट हियर 2r, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ जी डैश, but we know the relation in mass and radius. So g will be equals to g dash will be m dash upon r dash का square means g m dash that is 2m upon r dash that is also double 2r का square means यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास gm upon r square, नीचे क्या बच गया आपके पास 2. So your g dash is g by 2. Your g dash is g by 2. So ve dash will be equals to 2. G dash means g by 2 and r dash is 2r. 2 से 2 cancel हो गया. Here you are getting the same value of ve dash. So your answer will be same 11.2 meter per second kilometer per second. Let's discuss the question number 15. Question number 15, a geostationary satellite orbiting the Earth at a height of 6r. At a height of 6r means from the center it has the distance 7r. It is orbiting like this, and r is being the radius of the. What will be the time period of another satellite at a height 2.5r? 2.5r means 3.5r एंड इसका हमें क्या निकालना है टी डैश निकालना है. और 7r का जो होगा जो फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो अर्थ के रोटेशन के बराबर ही होता है. तो टी जो है आपका कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले का t1 की वैल्यू हो जाएगी 24 आवर्स. एंड अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ p square is directly proportional to r cube. So t1 upon t2
whole square will be equals to R2 upon R1 cube. So here T1 is 24, R2 7, no, T1 24 स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, R1 आने वाला है, और यहाँ क्या आने वाला है आपका R2 आने वाला है, बिकॉज R1 is 7R and so T1 means 24, T2 whole square divided equals to R1 is 7R divided by R2 means 3.5R cube. So here 24 upon T2 square equals to R से R कैंसिल हो गया 2 की पावर 3. So T2 24 upon T2, if I take square roots at both sides, 2 की power 3 by 2. So T2 will be equals to 24 upon 2 to the power 3 by 2. So your answer will be, and 2 की power 3 by 2 means under root 8, 24 under root 8 means क्या हो जाएगा आपके पास 4 multiplied by 2 means 2, 12 divided by under root 2 means if I multiply by under root 2 both sides, 12 under root 2 means 6 under root 2 will be your answer. क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है आपको, एक ऐसा सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है आपको, इस तरीके से एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है और इसमें एक केविटी काटी हुई है। इस केविटी का जो रेडियस है दैट इज r/2, इसका जो रेडियस है आपके पास दैट इज r/2 मींस ये सेंटर हो जाएगा आपका, और इसकी जो रेडियस है दैट इज r, और ये जो केविटी है इसमें कोई मास नहीं है और इधर मास है, यहाँ पे क्या है आपका मास से फुल भरा हुआ है यहाँ पर, और पोटेंशियल जो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंफिनिटी पे 0 लिया गया है, आर इंफिनिटी पे पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द केविटी दस फॉर्म्ड इज, यहाँ पर जो ये केविटी है इसका पोटेंशियल क्या होगा। मान लो ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव मास से भर देते हैं, जब इसको पॉजिटिव मास से भर देंगे तो ये कंप्लीट आपका क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। जब ये कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा तो उससे लिटिल आर डिस्टेंस पर आपका जो पोटेंशियल आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब 3r² माइनस लिटिल r स्क्वायर अपॉन 2 लिखते हो। हियर आपका जो लिटिल r है, जो आपका लिटिल r है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, यू नो दैट 3r² माइनस r² r/2 है तो r²/4 अपॉन 2, so gm अपॉन r क्यूब 12 माइनस 1 11 r² अपॉन 8, तो आपके पास जो आया ये gm 11 बाय, और यहाँ पर आपका साथ में क्या लगा रहता है, माइनस साइन भी लगा रहता है, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस gm 8/r। तो ये तो स्फीयर जो कंप्लीट स्फीयर है उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल आया है, बट हमने क्या किया है, यहाँ पर मास फिलअप कर दिया था, उस मास फिलअप की वजह से पोटेंशियल आया था, तो मास हम नेगेटिव मास भी तो वहां कंसिडर करेंगे, उस केस में आपका जो पोटेंशियल आएगा सेंटर पे दैट विल बी इक्वल्स टू -3/2 जी एम डैश, जो एम डैश आएगा इसका छोटे स्फीयर का दैट विल बी कैपिटल m/8, बिकॉज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की क्यूब होता है आपका, बिकॉज यहाँ पर r क्या हो गया 2 हो गया डिवाइडेड बाय 2 हो चुका है, तो मास क्या मिलेगा आपको 8 टाइम्स कम मिलेगा, तो gm/8 डिवाइडेड बाय r, नहीं r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है r/2 दिया हुआ है आपको छोटे वाले के लिए, सो v इक्वल्स टू 3/16 नहीं 2 से 4 कट गया 8 ही रह गया, वापस से आंसर आपका 3/gm/8। सो दोनों को अगर आप क्या करो, यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, बिकॉज आपने मास क्या ले लिया है इस केस में, नेगेटिव मास ले लिया है, ये आपका पॉजिटिव मास था और ये नेगेटिव मास था, दोनों को अगर आप ऐड करोगे
उस केस में आपके पास क्या आंसर आएगा, 3/8 GM/R माइनस 11/8 GM/R मीन्स 8 कॉमन आ गया आपके पास से, और आंसर आपका क्या आना चाहिए, 11 में से अगर 3 माइनस होगा तो क्या आएगा आंसर आपका, माइनस GM/R, 11 में से 3 गया तो माइनस 8 माइनस GM/R इज योर आंसर, माइनस GM/R is your answer. Option number D is your correct answer. Discuss the question number 17. In question number 17, escape velocity is independent of angle of projection. Angle of projection से क्या है आपकी escape velocity क्या होती है, इंडिपेंडेंट है escape velocity. Yes, definitely ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता आपका escape velocity, बिकॉज ये इवेंचुअली कहाँ चला जाएगा आपका, इंफिनिटी में चला जाएगा. एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज √G/R, √G/R. दैट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज एस्केप वेलोसिटी वी ऑलरेडी नो दैट इज इक्वल टू √2G/R. So here students, our option number C is correct, where statement first is true but second is false. Okay. Question number 18. In question number 18, the wave of amplitude 0.5 meter and wavelength 1 meter and frequency 2 hertz is propagating in a string in that way along negative x direction. The expression from the wave is. तो अगर स्टूडेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपकी वेव जो है राइट साइड नेगेटिव डायरेक्शन में अगर जा रही है तो उस केस में दोनों जगह कौन सा साइन आना चाहिए, आपका प्लस साइन आना चाहिए. वही वेव क्या होगी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी. सो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट. y इज इक्वल टू 0.5 cos 2πx प्लस 4πt. अदर ऑप्शंस में आपके पास प्लस एंड माइनस दोनों आ रहा है, अलग अलग आ रहा है आपके पास. एक ही वेव है आपके पास जो आपकी कहाँ जा रही है, नेगेटिव में जा रही है. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 19. इन क्वेश्चन नंबर 19, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी. मैक्सिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, √I1I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, √I1 - I2 का होल स्क्वायर. दैट इज गिवन टू यू, 19/9. Then the ratio of intensity of component waves. इंटेंसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव्स का क्या आपके पास रेशियो मिलेगा आपको, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, उसको स्क्वायर रूट ले सकते हो दोनों साइड में. तो क्या मिल जाएगा, √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2. दैट इज इक्वल्स टू 7/3. So if I divide this by √I2, then √I1 upon I2 plus 1 divided by √I1 divided by I2 minus 1 equals to 7/3. If I solve this equation considering this as constant x and this also constant x, so x plus 1 upon x minus 1 equals to 7/3, means 3x plus 3 equals to 7x minus 7. So 7x minus 3x 4x, 7 3 10x, 7 3 10x, and that is 10. So x will be equals to 10/4. x means under root I1 upon I2, that is 10/4, means I1 upon I2 will be equals to 25/4. So 25/4 is your the answer. Okay. So student, let's discuss the question number 20. In question number 20, tuning fork of 280 Hz. Here you have the tuning fork whose frequency is 280 Hz, and to produce 10 beats, it is producing 10 beats when sounded together with वाइब्रेटिंग सोनोमीटर वायर. ये आपके पास वायर है, इसके साथ जो है ये क्या कर रहा है, 10 बीट्स आपका दे रहा है. व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेस,
अगर आप टेंशन राइज करोगे देन टेंशन राइज करने से आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर भी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। जब राइज हो जाएगी तो इट प्रोड्यूसेस 11 beats now. So if there is two possibilities of Fs, that may be 290 or 270, and you are increasing the tension. If you are increasing the tension, then frequency is going to rise. If tension is going to rise, then separation is also rising. So 290 will be your answer because you are increasing the tension. Now in second case your frequency will be 291. So difference will be 11. So your answer is 290. Your answer is 290. 21. In question number 21, first resonance length of the tube is 40 centimeter. First resonating length is 40 centimeter in the tube. इन ट्यूब आपका फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ क्या है, आपके पास 40 सेंटीमीटर है। एंड सेकेंड रेजोनेंस लेंथ इज 122 centimeter. The third resonance length of the tube will be, क्या होगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 40 है। अगर ये एक्चुअल होती लेंथ, अगर यहाँ एंड करेक्शन नहीं होता तो हमें पता है ऑलरेडी कि जो आपकी रेजोनेटिंग लेंथ होती है वो रेशियो क्या आता है आपका L1 L2 L3, जो रेशियो आने वाला था वो क्या आने था 1:3:5 आने वाला था। बट यहाँ पर देखो आप 40×3 मीन्स 120 आना चाहिए था, बट 122 आ रहा है। इसका मतलब आपकी जो ट्यूब लेंथ में इसमें क्या है, आपके पास ऊपर एक एंड करेक्शन भी है E, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास में 1 सेंटीमीटर। बिकॉज अब जो आपके पास रेजोनेटिंग लेंथ है एक्चुअल वाली वो कितनी है 41 है। 41 सेंटीमीटर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आंसर आएगा आपके पास 123 आपका नया रेजोनेटिंग लेंथ होना चाहिए। एक्चुअल वाला 123, बट 123 में से आपकी जो ट्यूब की जो लेंथ है वो 122 ही आएगी, बिकॉज आप वापस क्या करोगे 1 से इससे लेस करोगे तो ये 122 आ जाएगी। सिमिलर वे में अगर आप थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ निकालना चाहोगे तो 41 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 5 एंड 205। अगेन 205 जो है आपकी एक्चुअल लेंथ आएगी, बट जो पाइप की लेंथ होगी वो क्या होगी ई से कम हो जाएगी अगेन। तो बिकॉज ई जो है आपका एंड कनेक्शन होता है तो उसमें से आप ई को माइनस कर दो वापस से, तो बचेगा क्या 204 सेंटीमीटर।